राम लाल आया मेरे पास, एमआर सर मुझे चीजों को घुमाना सिखाओ, किस तरीके से चीजों को घुमाया जाता है और रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो एक बात बताओ, हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसका, ए प्लस बी का सी के साथ, ठीक है बेटा। अब इस इक्वेशन समझने की कोशिश करो तो तुम साफ साफ यहाँ पे समझ सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं माइनस सी वेक्टर, ठीक है सर। तो ए प्लस बी वेक्टर को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस सी वेक्टर, और क्रॉस सी वेक्टर, सी और माइनस सी के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री क्या होगा, जीरो, आंसर होगा तुम्हारा जीरो। समझ आया, कोई खास बात नहीं था। ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए प्लस बी क्रॉस सी की वैल्यू पूछी है, ए प्लस बी क्रॉस सी की वैल्यू पूछी, ठीक है ना। सवाल ए प्लस बी अगर पूछता तो माइनस सी होता, ठीक है बेटा, सही करके मैंने करा दिया। द एंगल बिटवीन द वेक्टर सी एंड डी इज थीटा, सी एंड डी के बीच में एंगल थीटा है, देन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट सी क्रॉस डी डॉट डी, सी क्रॉस डी डॉट डी, सुनो देख लो एक बात समझना, सी क्रॉस डी डॉट डी, तो जो भी रिजल्ट आएगा, देखना ये जो भी रिजल्ट आएगा सी क्रॉस डी का, मान लो सी क्रॉस डी को अपन आर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं और इसको डी के साथ डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड इंटू डी इंटू कॉस थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल। अब जो आर होगा वो डी से परपेंडिकुलर होगा, ये तो मैं सिखा रहा हूं, ये जो आर होगा वो सी और डी से परपेंडिकुलर होगा, मतलब डी और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये जो रिजल्ट होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो सी क्रॉस डी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा डी से परपेंडिकुलर होगा, और तुम डी से इस एंगल देखो तो 90 डिग्री आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में cos 90 क्या होगा, जीरो, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट। फील करो इस बात को, बढ़िया सवाल है। इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड डी इज थीटा, सी और डी के बीच में एंगल थीटा है, देन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सी क्रॉस डी डॉट डी क्या होगा, निकालो। यहां से देख के आंसर पता चल रहा है, सी क्रॉस डी, ये जो होगा वो डी से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये जो भी आएगा वो डी से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और डॉट प्रोडक्ट यहां पे लिया है। नेक्स्ट देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m हैज बीन थ्रोन अप विद इनिशियल स्पीड u, ये बढ़िया सवाल है, टॉर्क लिखने वाला सवाल है, अपन अब टॉर्क लिखने वाले अच्छे सवाल करते हैं, चलो समझना यहाँ पे क्या कहना है। A particle of mass m has been thrown up with initial speed u, making an angle theta with the horizontal. Find the torque of its weight about the point of projection when it reaches the highest point. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सवाल पढ़ लो अच्छे से और समझो। एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे था तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क बताओ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा होता है। अब हमें इसी की वजह से क्या बताना है, टॉर्क बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें टॉर्क निकालना है, तो हमें चाहिए ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क लिखना है, बिना उसके हम टॉर्क नहीं लिख सकते। मैं बोलूं कि टॉर्क बताओ इसी पॉइंट के अबाउट, तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यही पे mg लग रहा है, इसी पॉइंट के अबाउट बताऊंगा। सवाल पढ़ो, फाइंड टॉर्क ऑफ इट्स वेट अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट हमें टॉर्क लिखना है, ठीक है सर। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जहां पे पार्टिकल है उसका ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। ये सर बिल्कुल सही है, ये पोजीशन वेक्टर होगा, बिल्कुल होगा, ये पोजीशन वेक्टर होगा। अब पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि टॉर्क के लिए तो हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स, तो मजदूरी नहीं करना, तो इसीलिए मैंने बहुत मेहनत से पहले तुम्हें टॉर्क का फील दिलाया, और मैंने तुम्हें बोला है कि इस वाले में कोई मजा नहीं है, मजा इस वाले में। मजा आया तो सुनो, ये पूरा का पूरा बेटा समझने की कोशिश करोगे तो पूरा का पूरा ये कहां है, ये फोर्स पूरा का पूरा वाई में, देखो ये फोर्स पूरा का पूरा कहां है, वाई में, देखो ये पूरा का पूरा फोर्स वाई में, और ये जो आर है वो एक्स और वाई दोनों में है, तो आर का जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो आएगा ये, और आर का जो वाई कंपोनेंट आएगा वो आएगा तुम्हारा ये। इसका दो कंपोनेंट तोड़ सकते हो, किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, मान लो ये कोई वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट ऐसे ही तो तोड़ते हैं आप, इसका दो कंपोनेंट ऐसे ही तो तोड़ते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट ये हुआ और इसका वाई कंपोनेंट देखो ये होगा,
वाई कंपोनेंट ही होगा। यही तो तूने पढ़ा ना, अगर ये आर है तो आर का एक्स कंपोनेंट होगा, आर का वाई कंपोनेंट होगा। हमें थीटा नहीं पता है तो हम बस कंपोनेंट लिख रहे हैं, अगर थीटा पता होता तो हम ले लेते आर कॉस थीटा। तो अगर तुम कह रहे हो कि ये पोजीशन वेक्टर है, फील करना इस बात को, मजा आ जाएगा। अब हमें दिख रहा है ये आर एक्स वाई प्लेन में, और फोर्स पता है कि पूरा का पूरा वाई में, तो इस आर का तो वाई वाला कंपोनेंट होगा ये आर वाई, और ये फोर्स एंटी पैरेलल होगा, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब असल में किससे आएगा, तो आर का जो कंपोनेंट होगा आर एक्स, ये इससे मतलब होगा, और ये असल में आर बाई 2 है, रेंज का आता है। हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे है तो ये आर कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट तो आर बाई 2 होगा, तो टॉर्क आ गया, सिंपल टॉर्क बोलो, फोर्स mg और ये डिस्टेंस r बाई 2, आंसर आ गया। चाहो तो r की वैल्यू लिख लो, r की वैल्यू होता है mg u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, आंसर ही आ गया। क्या जबरदस्त चीज सिखाई सर। हाँ, कंसेप्ट सीखो ना, तुम्हें इससे मतलब ही नहीं। देखो ना, अगर तुम इससे मतलब रखते तो कहाँ 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 घूमते रहते कि ये निकालते फिर इसका कंपोनेंट निकालते फिर ये एंगल निकालते, जरूरत ही नहीं। हमें टॉर्क के लिए पता है कि इसमें इसमें नहीं हो पाता है, ऐसे ऐसे में हो पाता है, तो बस ऐसे ऐसे वाले को इग्नोर करो। अब तुम्हारा फोर्स वाई में था, तो आर का दो कंपोनेंट, एक्स में और वाई में, आर का वाई और फोर्स का वाई, वाई वाई में हो ही नहीं रहा। एक एक्स में तो दूसरा वाई में, दूसरा वाई में तो पहला एक्स में, बस परपेंडिकुलर लेना है दूसरे के। फोर्स का परपेंडिकुलर ले ही नहीं सकते क्योंकि फोर्स तो पूरा का पूरा वाई में है। तो आर आपने एक्स में लिया, आर एक्स में, फोर्स वाई में, मजे आ गए, मजा आ गया, आंसर आ गया। चीजों को कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करिए। अब चलिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे अब सवाल कराऊँ आपको, किसी भी टी टाइम पे बताओ टॉर्क क्या होगा। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with speed u at an angle theta, then find torque due to gravitational force at time t about point of projection, पानी निकल जाता है बच्चे को सवाल सॉल्व करने में। अब तू फील करना कितना आसान है। ये तेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, किसी भी टी टाइम पे मान लो पार्टिकल यहाँ है, तो बताओ इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा। तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये होगा। अच्छा, पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा, मतलब पार्टिकल पे तेरा ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, और ये रहा का पोजीशन वेक्टर रहा, दोनों परपेंडिकुलर है नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इफ जो एक्स या वाई में उसको मत छेड़ो, वो तो ऑलरेडी तुम्हारा बहुत सिंपल है, वाई वाई में। जो एक्स वाई प्लेन में उसका एक्स कंपोनेंट लो, तो इसका एक्स कंपोनेंट ये होगा आर एक्स, और आर का वाई कंपोनेंट ये होगा आर वाई। आर वाई को तुम यहां भी शिफ्ट कर सकते हो, ये तेरा आर वाई, यही तो कंपोनेंट तोड़ते हैं ट्रायंगल फॉर्म में। तो ये आर एक्स फोर्स से परपेंडिकुलर है, आर वाई फोर्स के एंटी पैरेलल है, तो ये काम नहीं आएगा, इसको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, परपेंडिकुलर वाले में इंटरेस्ट आ रहा। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, टॉर्क बराबर होगा फोर्स mg इंटू ये वाला परपेंडिकुलर तुम्हारा हो जाएगा किसी भी टी टाइम में u cos थीटा इंटू टी, ये होगा u cos थीटा इंटू टी। क्या किया मैंने, सही तो निकाला है। एक्स एक्सिस में टी टाइम में जो डिस्टेंस होगा वही तो आर एक्स होगा, यही तो करोगे, एक्स की वेलोसिटी इंटू टाइम, एक्स में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, टॉर्क आ गया, हो गया, आंसर आ गया। हो सकता है, देख कितना आसान है। इसमें तुम परेशान हो जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो देखो यहाँ पे ये रॉड है, रॉड का टोटल मास, नेट मास है m और उसका लेंथ है l। फाइंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू O एंड सेंटर ऑफ मास। तुम ये बताओ कि पूरे रॉड का मास से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको यहां से हिंज कर दिया, तो हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएं क्या, नहीं, सेंटर ऑफ मास पे मान लो सारे मास को, सारे मास को मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे मान लेता हूँ। सारे मास को अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे मान लूंगा तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F बराबर mg। और O के अबाउट देखना है तो O के अबाउट देखने के लिए एक स्ट्रेट लाइन लाएंगे जो F का पोजीशन वेक्टर बताएगा कि फोर्स कहाँ लग रहा, और ये होगा कितना, L/2 होगा, पूरा का पूरा ये X में, फोर्स पूरा का पूरा Y में। तो टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, टॉर्क ड्यू टू mg अबाउट hinge point O is equal to होगा mg into L/2। ये लो आंसर आ गया।
अच्छा सर, अगर आप निकालते हैं टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो जीरो हो जाता। तुम सेंटर ऑफ मास अबाउट ही टॉर्क लिख रहे हैं सर, ऐसे पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछ सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बताओ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? सेंटर ऑफ मास में, और उसी के अबाउट टॉर्क देख रहे हो, मतलब वहीं से फोर्स की डिस्टेंस देखो तो जीरो आएगी, इसलिए इसके अबाउट टॉर्क ग्रेविटी की वजह से टॉर्क आ जाएगा। समझ में आई ये बात? अच्छा यहां देखो, अब ये फील करना यहां पे, ये रॉड अब हॉरिजॉन्टल नहीं है, रॉड वर्टिकल, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल होता तो वर्टिकल से 90 डिग्री बनाता, ये वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल बना रहा है। अब इस पे mg की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ। तो देखो, रॉड कहीं भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा mg नीचे ही लगता है। अब तुम इसका अगर पोजीशन वेक्टर देखो बेटा, तो यहां से हिंज पॉइंट से इसकी पोजीशन वेक्टर ये होगी, ये है इसकी पोजीशन वेक्टर, ध्यान से देखो, ये इसकी पोजीशन वेक्टर है। तो हमें तो इतना पता है कि ये है इसका सेंटर ऑफ मास, तो ओ से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी, वो होगी L/2, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर है mg। अच्छे से डायग्राम समझो, पक्की बात है ये डिस्टेंस और फोर्स R और F परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमें तो बस परपेंडिकुलर लेना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब परपेंडिकुलर कैसे है? तो देखो, इस R का ये वाला कंपोनेंट होगा, देखो ढंग से फील करो इसको, ये वाला कंपोनेंट होगा, नहीं आ रहा तो इसको कलर चेंज करके मैं फील कराता हूँ तुम्हें, देख इधर, देखो ये L/2 है, L/2 का ये कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस वाला कंपोनेंट होगा। देखो L/2 का ये वर्टिकल कंपोनेंट, देखो थीटा की तरफ आएंगे तो कॉस थीटा होगा, तो ये होगा L/2 कॉस थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है। ये तुम यहां रखो या इसको यहां ले जाओ, इसको यहां यहां कहीं भी रख सकते हो आप। और ध्यान से देखो, अगर ये L/2 है तो थीटा y एक्सिस की तरफ बन रहा, तो यहां से थीटा की तरफ कंपोनेंट लोगे तो L/2 cos थीटा, इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि फोर्स y में, ये भी y में, ये आएगा तुम्हारा L/2 sin थीटा। अरे यार ये L/2, तो L/2 का हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होगा L/2 sin थीटा। तो टॉर्क बताओ, फोर्स अगर y का, फोर्स अगर y का तो डिस्टेंस x का, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है L/2 sin थीटा, L/2 sin थीटा। लेकिन सर ये सही है, ये फील नहीं आया, फील नहीं आया तो एम आर स्टार लगाओ। एम आर स्टार कैसे लगाएंगे? तो सोचो, इफ थीटा इज 0, मतलब रॉड पूरा का पूरा वर्टिकल है, अगर रॉड पूरा का पूरा वर्टिकल है तो टॉर्क कितना लगेगा? सर 0 लगेगा। कैसे? थीटा 0 मतलब रॉड सीधा है, रॉड सीधा है तो टॉर्क 0 लगेगा। देखो इस बात को तो और अच्छे से फील करो, और इस बात को और अच्छे से फील करो। देखो बेटा, ये मान लो ये तुम्हारा रॉड है, ये तुम्हारा रॉड है, और यहां पे मैंने हिंज कर दिया, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारा जो लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो सेंटर ऑफ मास पे इधर लगेगा नीचे, तो यहाँ पे तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F बराबर mg। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर पोजीशन वेक्टर तुम देखो, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये यही तो होगा L/2। अरे भाई, ओ हिंज पॉइंट है, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट ओ देखोगे तो जहां पे फोर्स लग रहा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ओ से कितने दूरी पर है? L/2 पे, और फोर्स कहां लग रहा? नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, बता टॉर्क क्या होगा? 0। इसीलिए तो देखो, मैं रॉड भी लेके आऊं तुम्हें फील करा देता हूं, इसीलिए तो मैं अगर रॉड को ऐसे रख दूं आराम से तो नहीं घूमेगा, क्योंकि टॉर्क 0 है, लेकिन यहां पर रख के छोड़ दूं तो देखो घूम रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो पकड़ के रख रहा हूं, बस छोड़ दिया तो देख घूम गया। मैं इस लेफ्ट हैंड से छोड़ रहा हूं, देख घूम गया, और मैं यहां से पकड़ के छोड़ रहा हूं, नहीं घूम रहा है, क्योंकि यहां पे टॉर्क 0 लग रहा है, mg नीचे और पोजीशन वेक्टर भी y में। समझ आया कि नहीं आया? तो बताओ, अगर थीटा 0 है तो टॉर्क कितना हो जाएगा? अगर थीटा 0 है तो टॉर्क हो जाएगा 0। समझ आया ये बात? नेक्स्ट देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 20 न्यूटन तो फोर्स है, एक फोर्स है जो 20 न्यूटन है, पॉजिटिव अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन लग रहा है, एट अ पॉइंट इतना, अबाउट द पॉइंट इतना, देन फाइंड टॉर्क। देखो सुनो ध्यान से, तुम्हें क्या चाहिए? टॉर्क लिखने के लिए क्या चाहिए सर? टॉर्क लिखने के लिए आर क्रॉस एफ। आर होता क्या है? तो आर है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन या रेफरेंस पॉइंट। तो अगर मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन पे नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में तुम्हें डिस्टेंस देखना, तो क्या करोगे? तो तुम सिंपल देखोगे
कि ये आर हो जाएगा, जहां फोर्स लग रहा है उसकी पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में माइनस रेफरेंस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इनटू क्रॉस एफ हो जाएगा। तुम्हें बताया जिस भी चीज के रिस्पेक्ट में अगर अपन पोजीशन देखते हैं तो उसकी पोजीशन को घटा देते हैं वहां से, तो उसकी पोजीशन को घटा दिया। तो बता फोर्स कहां लग रहा? फोर्स लग रहा 3 आई कैप पे। देखना ध्यान से, बताना फोर्स कहां लग रहा? 3 आई कैप पे। लिखा है ना कि 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे एट पॉइंट, मतलब यहां पे फोर्स लग रहा है। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो 3 आई कैप। अगर ओरिजिन से टॉप देखना होता तो मैं यही 3 आई कैप पोजीशन वेक्टर ले लेता, लेकिन ये करेगा कि यहां से टॉप देखना है, उसकी पोजीशन वेक्टर हटा दो। पोजीशन वेक्टर इसकी क्या हो जाएगी? 2j कैप, तो माइनस 2j कैप इनटू फोर्स हो गया तुम्हारा 20 वो 6 एक्सिस में लग रहा है तो इसको 20 आई कैप अपन कह सकते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आई क्रॉस आई हो जाता 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 40 जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई उल्टा आ रहा है तो माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 के कैप न्यूटन मीटर इज अ करेक्ट आंसर। यह तुम्हारा सही जवाब, कोई खास बात नहीं है। रेफरेंस चेंज कर देते हैं तो इस तरीके से अपन जहां से टॉर्क लिखना होगा वो पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब चलो आओ यहां पे ध्यान से समझो। अब अपन बात करेंगे ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। अगर मैं बोलूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब समझते हो आप? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। देखो बेटा, जिस तरीके से मैंने तुम्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्टार्ट किया था, सबसे पहले इनर्शिया का फील दिलाया, सिर्फ इनर्शिया की बात करी पहले क्लास में, सिर्फ इनर्शिया की बात करी। और जब मैं रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया तो मैं तुम्हें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी, तो तुम्हें ज्यादा हाई फाई चीजें सिखाई नहीं रहा, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करना सिखाया। इस क्लास में मैं तो रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ टॉर्क लिखना सिखा रहा हूं। जिस तरीके से एनएलएम में इनर्शिया पढ़ाने के बाद मैं तुम्हें फोर्स लिखना सिखाया था, कितने तरह के फोर्स होते हैं, नॉर्मल लिखना नहीं सिखाया था कि जहां भी दो चीजें कांटेक्ट में है जाओ उसके परपेंडिकुलर दो लाइन खींच दो, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। मैं तो टेंशन फोर्स नहीं सिखाया था कि जहां भी रस्सी बंधा है कांटेक्ट पॉइंट पे जाओ और छाता खोल दो, तो हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से दूर की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स सिखाया था, फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट समझाया था, स्यूडो फोर्स समझाया था, रोटेशनल डायनामिक्स में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझाया था। हाँ सर, फोर्स समझाया था। कनेक्टेड बॉडी मोशन पढ़ने से पहले ही मैं तुम्हें सारे फोर्सेस बताए थे। उसी तरीके से तुम्हें रोटेशनल मोशन पढ़ने से पहले मैं टॉर्क बता रहा हूं, बस टॉर्क कैसे लिखते हैं बस इतना समझा रहा हूं, कोई रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा रहा। तो बता, नेट फोर्स अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सीलरेशन जीरो होगा। इसका क्या मतलब है? सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, कांस्टेंट मतलब या तो जीरो है तो जीरो में रहेगा, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा, यही मतलब होता है। अब मैं कहता हूं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो मतलब अल्फा जीरो, मतलब एक्सीलरेशन जीरो। रोटेशनल फोर्स जीरो तो रोटेशनल एक्सीलरेशन तो अल्फा ही होता है, अल्फा जीरो। अल्फा जीरो का मतलब होता है ओमेगा कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट का दो मतलब है, या तो ऑब्जेक्ट घूम नहीं रहा होगा, रेस्ट में रहेगा, या घूम रहा होगा तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा होगा। ये दो बातें हैं। अगर आपने पहले के लेक्चर बहुत अच्छे से देखे, इसलिए मैंने बहुत डीप में और बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है बेटा, मान लो तुम गए मार्केट आलू लेने, अभी सब्जी खरीदे तो गए ही होगे। मान लो तुम गए आलू लेने। अब भैया तुम आलू लेने गए, दुकानदार से बोला भैया 1 केजी आलू दे दो, तो वो 1 किलो ही आलू देगा तुम्हें? नहीं सर, बच्चे बोलते हाँ सर 1 किलो देगा, 1 किलो मांगेंगे तो 1 किलो मांगेंगे तो 2 किलो तो देगा नहीं। बेटा रामलाल, तुम्हें ठग लेगा वो। तुम लोग मांगोगे 1 किलो और वो डंडी मार के ना तुम्हें 700 ग्राम ही देगा, 800 ग्राम ही देगा। क्या बात कर रहे हो सर? और क्या? मान लो, चलो छोड़ो, मान लो तुम रामलाल, सिलेंडर डिलीवरी बॉय की नौकरी से निकाल दिया गया तुम्हें, तुमने सब्जी की दुकान खोली। हम तो आए थे डॉक्टर बनने, क्या क्या करवा रहे हो हमसे? बेटा कोई भी काम बेकार नहीं होता, और जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुमने सब्जी की दुकान खोली, बढ़िया सब्जी की दुकान लगाया, मैं आया सब्जी लेने, एमआर आया तुमसे सब्जी लेने। अब तुम जैसे ही एमआर को देखे, तुम्हें लगा कि आज इस एमआर को तो ठगना है, एमआर सर को तो ठगना है आज। मैं बोला भैया रामलाल 1 किलो सब्जी दे दो, तो बोला ओ सर आप ही हो जिसकी वजह से हमको फिजिक्स नहीं आया था, आपको तो आज ठग के भेजूंगा मैं। मैंने बोला कि मुझे सब्जी दे दो, 1 किलो सब्जी दे दो। तुम बोलो कि अच्छा आओ, पहले थोड़ा समझो, ये है तराजू। तराजू, बॉल वॉल घर में रखते हो कि नहीं? थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट रख के करो ताकि तुम चीजों को सीख पाओ। ये रहा तराजू। अगर मैं इसको बीच से पकड़ूं तो तराजू भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे ही तो काम करता है। देखो इधर झुका हुआ है,
मतलब मान लो कि अरे यार थोड़ा सा इसको फील करो कि यहाँ पे तराजू का जो कंसेप्ट है वो भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे ही बेस्ड है, रोटेशनल मोशन टॉर्क और पे ही बेस्ड है। अब मैं अनबैलेंस करूंगा ही नहीं, बैलेंस करके छोड़ूंगा। देखो मैंने एकदम बीच से पकड़ा है, दोनों तरफ सेम द्रव्यमान का बॉल लगाया है, सेम डिस्टेंस पे लगाया है, तो इक्विलिब्रियम आ गया। तराजू भी तो सही होता है। मान लो कि इधर जिधर तुमने आलू रखा है उधर ज्यादा आलू आ गया, तो तुम क्या करते हो, फटाफट 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 इससे 2-4 आलू निकाल लेते हो, जिससे नीचे वाला फोर्स कम हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाता है। और मान लो कि आलू कम है तो ये ऊपर चला जाएगा थोड़ा, और जैसे ही ऊपर गया, मान लो क्या हुआ, जैसे ही ऊपर गया तो तुम फटाफट इसमें 1-2 आलू डालते हो, फिर ये बैलेंस हो जाता है। और जब पूरा बैलेंस हो जाता है तो ग्राहक कहता है हाँ रामलाल ने सही तौला है, सही तौला है। तो रामलाल सही कैसे तौलता है, देखो रामलाल सही कैसे तौलता है। तो रामलाल क्या करता है, एकदम ईमानदार है, बीच से हिंज करता है, इधर 1 kg का वाट डालता है, इधर 2-4 आलू डालता है, तो जितना 1 kg की वजह से फोर्स नीचे लगेगा और ये डिस्टेंस हो गया इसका आर, उतना ही डिस्टेंस अगर मैंने यहां रखा है तो इसका फोर्स हो जाएगा एफ आर, सॉरी टॉर्क हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा एफ आर नीचे की तरफ। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा नीचे की तरफ, मान लो एफ आर है तो इसका भी टॉर्क हो जाएगा एफ आर। सेम डिस्टेंस भी हिंज करा तो टॉर्क जीरो होने के लिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क जीरो होने के लिए जितना टॉर्क ये लगाएगा उतना ही टॉर्क ये लगाएगा। और बड़ा आसान कंसेप्ट, अगर तुमने मेरा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर देखा है, सेंटर ऑफ मास का लेक्चर देखा है, तो मैंने तुम्हें मोमेंट ऑफ मास पढ़ाया था, मास इनटू डिस्टेंस। उसी तरीके से टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट अगर जीरो है तो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है बहुत आसान, तो टॉर्क पढ़ ही क्यों रहा है, छोड़ना, टॉर्क पढ़ ही क्यों रहा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स पर, तो बात वही है, लेकिन आसान है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, बात खत्म। तो जितना पॉजिटिव वाला फोर्स इनटू डिस्टेंस उतना नेगेटिव वाला फोर्स इनटू डिस्टेंस, बोल फोर्स कितना एफ डिस्टेंस आर, फोर्स कितना एफ डिस्टेंस आर। लेकिन जैसे ही मैं गया सब्जी ले, रामलाल ईमानदार से बेईमान हो गया, रामलाल बेईमान हो गया, रामलाल बोला कि एमआर को ठग लूंगा मैं आज, रामलाल बोली कि एमआर को मैं ठग लूंगा, एमआर को क्या करना है, ठगना है। रामलाल का तराजू ये रहा, रामलाल इस तराजू को क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, रामलाल इस तराजू को क्या करता है कि ठगने की कोशिश करता है मुझे। तो रामलाल ने बोला कि इमार जैसे ही आया तो उसने डंडी मार दिया, इमार को देखते डंडी मार दी, और डंडी कैसे मारा कि यहां से पकड़ लिया, मतलब थोड़ा बीच के मिड पॉइंट से ना पकड़ के थोड़ा सा साइड में ले गया। देखना ये जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम सॉरी, लेकिन जो रामलाल टाइप होते हैं वो दूसरे को ठगने के लिए डंडी मारने का मतलब होता है कि एग्जैक्टली जो मिड पॉइंट है वहां से हिंज नहीं करते हैं। वहां से हिंज ना करने की वजह से सर थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं ताकि तुम्हें फील आए, पूरा यहां ले जाता हूं, यहां से पूरा फील आ रहा है। अब ओ है तो ओ के अबाउट इधर टॉर्क लगेगा और इधर टॉर्क लगेगा, दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को बैलेंस करना है। ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अबाउट तो तराजू घूमता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपका r2 और ये डिस्टेंस r1, ठीक है, दोनों डिस्टेंस अलग अलग है, तो दोनों पे मोमेंट ऑफ फोर्स बैलेंस करने के लिए फोर्स भी अलग अलग लगेगा। अब बताओ किधर रखोगे आलू और किधर रखोगे तराजू, मतलब वेट किधर रखोगे, वेट किधर रखोगे, बाट बाट जो बोलते हैं ना 1 किलो 2 किलो का, वो किधर रखोगे। फटाफट सही सही जवाब दो, ये ए है और बी है, तुमको एमआर को ठगना है। आओ मैं तुम्हें सब्जी बेचना सिखाऊं अच्छे से, टॉर्क तो छोड़ो, सब्जी बेचना सीख ले, सब्जी वाले को भी तुमसे ज्यादा टॉर्क आता है, वो ठग लेगा आसानी से, तुम नहीं ठग पाओगे, मुझे भरोसा नहीं है। बताओ कितनी जनता का जवाब है ए, कमेंट करके मुझे बताना कि मैं सर ए जवाब दिया था, और ईमानदारी से बेटा इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं। कितनी जनता का जवाब है बी, ठीक है देख लो। मान लो जनता ने डिसाइड किया कि सर ए में रखेंगे हम आलू, चलो ठीक है, रामलाल ने डिसाइड किया कि एमआर को ठगने के लिए हम ए में रखेंगे आलू और बी में रखेंगे अपन वाट, ठीक है। इसके वजह से मान लीजिए फोर्स लगा कुछ F2 और आलू की वजह से फोर्स लगा F1, तो नेट टॉर्क O के अबाउट तभी जीरो होगा जब इसका टॉर्क, देखो R2 इधर फोर्स नीचे, इसका टॉर्क होगा F2 इंटू R2 बराबर F1 इंटू R1। अब ध्यान से अगर देखो तो R2 ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है सर, ध्यान से क्या देखना, R2 ज्यादा है, तो R2 ज्यादा है तो F2 कम होगा। अरे ये R2 अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है F2 कम होगा, मतलब ये फोर्स कम होगा, और F2 मतलब यहाँ पे सॉरी F2 कम होगा और F1 ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा आलू रहेगा तभी तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तुमने यहाँ पे रखा 1 kg और मुझे आलू दे दिया 2 kg, ठगने के चक्कर में मुझे फायदा पहुंचा दिया, शाम को पिताजी आएंगे कूट देंगे, वे रामलाल तू आलू की दुकान भी नहीं खोल सकता, आलू की दुकान भी नहीं खोल सकता। ग्राहक मांग रहा 1 kg, तू दे रहा 2 kg, ग्राहक मांग रहा 2 kg, तू दे रहा 4 kg, डंडी मारने के चक्कर में खुद का डंडी लग गया तेरा।
रामलाल देखो, ये रहे रामलाल, रामलाल। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ आ गया, एकदम नुकसान ही नुकसान है। रामलाल को इधर लगाया F2 R2, R2 अगर ज्यादा है तो ये कम होगा, तो यहाँ पे फोर्स कम दिखाई देगा। अगर ठगना ही था तो इधर रखता बाट और इधर रखता आलू, तो ठगा जाता। इसी को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। सर मैकेनिकल एडवांटेज कैसा? तो R2 by R1 इज इक्वल टू F1 by F2, इसको कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। सर ये क्या लिख दिया? कुछ नहीं लिखा है मैंने, ज्यादा बटा कम लिखा है, सिंपल बात है। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब एडवांटेज होगी, मतलब ज्यादा बटा कम लिखेंगे। इसलिए मान लो कि तुम्हारी कोई 20 kg का ऑब्जेक्ट है या 4 कुंटल का कोई ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी औकात नहीं उठा पाने की, तो पता है हम क्या करते हैं? ऐसे क्या करते हैं, डंडी लेते हैं। ऐसा डंडी लिया मैंने, यहाँ पे शायद मैंने बनाया होगा डंडी। हाँ चलो ये देखो, ये डंडी लिया आपने। मान लो यहाँ पे कोई भारी ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से तुम देख पा रहे हो कि फोर्स लग रहा है F1, दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा सर। मान लो यहाँ पे फोर्स लग रहा है नीचे F1 फोर्स लग रहा है, देखो। मतलब यहाँ कोई भारी ऑब्जेक्ट है, तो भारी ऑब्जेक्ट को कम डिस्टेंस से कनेक्ट कर देता है D1 से, और इधर से मैं कम फोर्स लगाता हूं, मान लो F1, और ये डिस्टेंस है D1, तो कम फोर्स लगा के भारी ऑब्जेक्ट को उठाया जा सकता है। तो कैसे बताओ? तो देखो कैसे उठाऊंगा मैं, क्या करूंगा कि इस पॉइंट के बाद टॉर्क 0 होना है, उठा लेना है, मतलब यहां से इसको ऊपर उठा लेना है। जस्ट क्रिटिकल कंडीशन में सोचूंगा कि टॉर्क 0 करना है। इधर का टॉर्क F1 इंटू D1, अरे ये 90 डिग्री पे है ना, तो ये F1 इंटू D1 बराबर F2 इंटू D2। सॉरी गलत कर दिया, दोनों तरफ F1 लगा दिया, सॉरी 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 सॉरी। F2 और ये हो गया मान लो D2। तो इधर का टॉर्क हो गया तुम्हारा F1 इंटू D1 और इधर का टॉर्क हो गया F2 इंटू D2। अब बताओ D2 ज्यादा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे F2 कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कम फोर्स है, ज्यादा फोर्स को बैलेंस कर लिया टॉर्क के कंसेप्ट से। मान लो यहाँ पे 2 कुंटल का ऑब्जेक्ट है, लेकिन 2 कुंटल की मेरी औकात ही नहीं उठाने की, तो मैं डंडा बांधूंगा एक, ऐसे डंडा बांधूंगा। ज्यादा फोर्स है तो कम डिस्टेंस पे बांधूंगा, और मैं कम फोर्स लगाना चाहता हूं तो मैं ज्यादा डिस्टेंस पे जाके फोर्स लगाऊंगा, फिर आसानी से ये इसको उठा देगा। बहुत सिंपल है, तो यही वाली बात है। देखो इसी को कहते हैं अपन मैकेनिकल एडवांटेज। इसको क्या कहते हैं बोला? मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये कैसे याद रखेंगे? नहीं याद रखना तुम्हें, बस ये याद रखना है, ज्यादा बटा कम, बस बात खत्म। ज्यादा बटा कम, समझ आ गया? अब आलू बेचने की तुम्हें तकनीक मैंने अच्छे से सिखा दी है, अब तुम ग्राहक को बहुत आसानी से ठग सकते हो। ठीक है, क्या करोगे? तो जिधर से डिस्टेंस कम है उधर फोर्स कम, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो वो ज्यादा होगा, तुम आलू रख दोगे तो ज्यादा आलू चला जाएगा, ज्यादा आलू ज्यादा फोर्स। तो यहाँ पे वेट रखो, 1 kg रखोगे, 1 kg की जगह से वेट लगेगा, और डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा जाएगा, 1 kg से फोर्स ज्यादा, इसमें आलू कम आएंगे क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। उल्टा, ठीक है ना? उल्टा करते करते बबीता आई तुमसे सब्जी लेने, बबीता आई सब्जी लेने और तुम्हारी दोस्ती हो गई। अब तुम दोनों चले गए पार्क, तुम दोनों चले गए पार्क। पार्क में जो वो झूला होता है ना, शीशो जिस पे झूलते हैं, ऐसे ऐसे झूलते हैं, उस पे दोनों बैठ गए दोनों किनारे। और बबीता थी 80 किलो की, बबीता का वेट है 80 किलो की, इनका द्रव्यमान है 80 किलो का है। रामलाल पतलू सा, ये 40 किलो का है। अपनी औकात देखा नहीं रामलाल, और दोनों चले गए पार्क में बैठने, और दोनों तरफ बैठ गए। अब बेइज्जती हो गया, करा लिया बेइज्जती। जब औकात ही नहीं है तो क्यों गए थे इसके साथ? अब 80 किलो की है ये, तू 40 किलो का, और दोनों तरफ बैठ जाएगा तो क्या होगा रामलाल का? बताओ। चल उड़ जाएगा रामलाल, हवा में उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां गया। लेकिन एमआर जब तक है तब तक रामलाल को कुछ होने नहीं देगा। अब कर दिया गलती रामलाल तो कोई बात नहीं, इसको बचाना तो है ना। अब सुनो ध्यान से, अगर ये मासलेस रॉड है, मासलेस रॉड, एम मास का, 0 मास का, और एल लेंथ का रॉड है, एल लेंथ का रॉड है, मतलब टोटल लेंथ यहाँ पे एल है, इसके खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं है। अब रामलाल को बचाने के लिए मैंने जो क्या किया, कंस्ट्रक्शन ही चेंज कर दिया। मैंने भारी द्रव्यमान बबीता की तरफ इसका हिंज पॉइंट शिफ्ट कर दिया। रामलाल को इस हिंज पॉइंट से कितने दूर बिठाऊंगा ताकि रामलाल आराम से झूला झूल सके, आराम से ऐसे ऐसे आराम से प्यार से धीरे 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 झूला झूल सके। तो यहां से एक्स डिस्टेंस बताओ, रामलाल को कितने डिस्टेंस पे बिठाया जाए ताकि बबीता को रामलाल की कमजोरी का पता ना चले कि इसका द्रव्यमान बहुत कम है। अगर बीच में लगाऊंगा तो रामलाल निपट जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया कि हिंज पॉइंट को यहां लगाया। ओके सर, अब देखना ध्यान से। अब इन कॉन्टैक्ट सरफेस पे रामलाल सॉरी बबीता पे फोर्स नॉर्मल ऊपर और रॉड पे नीचे, रॉड पे नीचे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन बबीता के वेट के बराबर होगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 80 जी,
और रामलाल और इसके सरफेस में भी नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगा, N1 बराबर 40G। सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो रामलाल पे लग रहा है ना, रामलाल नीचे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि रॉड इस पे ऊपर नॉर्मल लगा रहा, कितना वेट के बराबर, तो रामलाल नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे नीचे नॉर्मल लगाएगा, ये 40G। अब देखो इसके अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए, तभी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। सर रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहाँ है? तो घूम रहे, अरे भाई ऐसे ऐसे घूम रहे, कांस्टेंट ओमेगा से इसी स्टेट में घूम रहे हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होता तो पूरा ऐसे पलट जाता, ये तो तब होता ना जब मैं बीच में रख देता, रामलाल निपट जाता, तब ये पूरा का पूरा ऐसे घूम जाता, देख ऐसे घूम जाता, ऐसे चला जाता। समझ आया कि नहीं है? तो सर यहाँ क्या होगा? यहाँ पे टॉर्क 0 रखना। चल अपने को दोनों को बैठे बैठे बात कर रहे हैं, झूल ही नहीं रहे, चल झूल ही नहीं रहे, बैठे बैठे बात कर रहे हैं। इधर रामलाल बैठा, इधर बबीता बैठी, बैठे बैठे बात कर रहे हैं। अभी बैठे बैठे बात कर रहे हैं, तभी तो इसको बचाना है। टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। तो इसका टॉर्क बता क्या होगा? 80G। इसका टॉर्क पहले बोलो, 40G इंटू एक्स, यहां से डिस्टेंस है इसका x, बराबर 80G इंटू एल माइनस एक्स। बस 80G से 40G कटेगा तो 2 आएगा, तो x बराबर 2l माइनस 2x, 3x बराबर 2l, x बराबर 2l बाई 3 आंसर। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं बेटा नीट में, एकदम रामलाल टाइप सवाल। शर्म आ गया मुझे कराते हुए, और तू शर्माता जा रहा है कि तुम्हें आ ही नहीं रहा। तो तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम्हें आ ही नहीं रहा, और मुझे शर्म आना चाहिए कि इतने छोटे छोटे सवाल करा रहा हूं। हम दोनों शर्माते रह जाएंगे अपने अपने कर्मों की वजह से। चल इधर देख, ये तो मैंने समझा ही दिया, मैकेनिकल एडवांटेज अभी कराया तराजू से। नेक्स्ट देखो, समझना यहाँ पे अच्छे से। ये हो गया ना, रामलाल की कहानी खत्म हो गई ना? हाँ हाँ ठीक है सर। अब देखो, मान लो एक रॉड लिया, रॉड का मास m और लेंथ है, मतलब मासिव रॉड है। उसको 2 स्ट्रिंग से बांध दिया, एक स्ट्रिंग तो एंड पे लगाया और दूसरा स्ट्रिंग मैंने यहां से एंड से l/4 डिस्टेंस पे लगाया, ठीक है ना? तो फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू बताओ। सबसे पहले मैं देखूंगा कि रॉड रेस्ट में, रॉड इज एट रेस्ट, तो इस पर नेट फोर्स भी तो 0 होना चाहिए y में, इसमें तो कोई फोर्स ही नहीं बात नहीं कर रहे, रॉड नीचे गिर तो नहीं रहा, नहीं सर, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो जितना ऊपर उतना नीचे, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा? तो मान लो इस रस्सी में टेंशन T1 और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2, नीचे सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो 3 फोर्स लग रहे हैं, 2 ऊपर 1 नीचे। अगर ट्रांसलेट नहीं कर रहा तो टोटल ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होगा। ऊपर वाला फोर्स बोलो, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, ये ऊपर वाला फोर्स आ गया, ठीक है? क्वेश्चन अभी जो घूम भी नहीं रहा तो टॉर्क भी 0 होगा, लेकिन टॉर्क किसके अबाउट? तो चलो अपन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख लेते हैं, किसी न किसी के लिखना है अबाउट है, तो T1 T2 की वैल्यू निकालनी, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट 3 फोर्स का टॉर्क लिखेंगे, एक mg का, एक T1 का, एक T2 का। नेट टॉर्क 0 आएगा। क्यों आएगा नेट टॉर्क 0? क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। देखो तुमको कैसे पता कोई रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है कि नहीं होता? तुम्हें दिख रहा है घूम ही नहीं रहा, रेस्ट में रखा है, पड़ा है, मतलब टॉर्क 0। सेंटर ऑफ मास पे ही mg लग रहा, तो mg का तो टॉर्क 0 हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के, और यहां से ये डिस्टेंस होगा l/4, ये l/4 सेंटर ऑफ मास बीच में होता है तो l/4, ये होगा T2 इंटू l/4। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन देखो, ये पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फोर्स बाहर की तरफ, तो डॉट लगा दो। नेट टॉर्क 0 होगा, मतलब दूसरा अंदर की तरफ ही होगा, तो उस तरफ लिख लो। ये तेरा l/2 होगा, ये l/2, T1 ऊपर, तो बताओ कहाँ आएगा टॉर्क? अंदर, साफ साफ दिख रहा। पोजीशन वेक्टर देखो, ये l/2 टॉर्क ऊपर, तो टेंशन कहाँ होगा? अंदर, टेंशन अंदर। ये लिखोगे T1 इंटू l/2, l/2 से l/4 कटेगा, इधर आ जाएगा 2, मतलब T2 बराबर 2T1, ठीक है? अब यहां से तुम T2 की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख सकते हो, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये 2 है मान लो, तो ये T2 की वैल्यू 2T1 रख दो, तो T1 प्लस 2T1 बराबर mg, तो T1 की वैल्यू आ गई तुम्हारा mg/3। सही बात है सर। अगर T2 निकालना हो तो, सर अगर मुझे T2 निकालना है तो T2 बराबर होता है 2T1, तो T1 निकल गया, तो 2mg/3। पूरा बढ़िया से कंसेप्ट समझ आया? हाँ सर एकदम बढ़िया से समझ आया सर। कुछ नहीं करना सर, कराए क्यों? पहले टाइम क्यों खराब किया? ऐसे टाइम कम है, नहीं सर टाइम खराब नहीं किया तेरा, कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है।
अब समझो कि अगर तुम्हें T1 T2 चाहिए ही था तो ये मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक ही लाइन में T1 T2 निकाल के दे सकता हूँ। चलो तुम्हारे सबसे लास्ट में क्या निकाला है T2, पहले वही निकाल देता हूँ, तो मजा आ जाएगा अगर T2 निकाल दोगे तो। बिल्कुल। अब देखो ये मान स्टार, ये मान स्टार क्या करता है देखना। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे अगर T2 चाहिए तो यहां पे जाता हूं, ये इसको बोल देता हूं O। अगर ये रॉड घूम नहीं रहा, रेस्ट में है, तो मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान के इसके अबाउट टॉर्क जीरो कर देता हूँ। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अबाउट टॉर्क जीरो करूंगा तो T1 का टॉर्क जीरो होगा, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि T1 O पे लग रहा है, तो T1 का टॉर्क जीरो। mg का टॉर्क लिखूंगा तो mg इंटू L/2। अब क्या है कि mg यहां से L/2 दूरी पर है, तो ये पॉइसन वेक्टर और नीचे फोर्स, तो टॉर्क आएगा अंदर, जितना अंदर टॉर्क उतना बाहर, तो ये बाहर ही लग रहा है, देखो पॉइसन वेक्टर ऊपर, ये L/2 L/4, तो 3L/4 आ जाएगा, ये 3L/4 इंटू T2। तो यहाँ से L/2 से L/2 कैंसिल करोगे तो नीचे 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 आएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, तो T2 बराबर आ जाएगा 2mg/3। क्या आया था तेरा T2? 2mg/3। पहले ही करा देते सर। पहले ही करा देता तो तुम्हें ये नहीं पता चलता कि ये चीज क्या बताई, ये क्या चीज बताई और सर क्या, वो तभी पता चलेगा जब ये पूरा करोगे। मैं तुम्हें बस फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली बात समझ आई और ये भी समझ आया। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में घूम ही नहीं रहा तो किसी को भी एक्सिस ऑफ रोटेशन मार के टॉर्क लिख लो। अगर मुझे यहाँ से लिखना है तो यहाँ से टॉर्क, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लूँ तो T1 निकल जाएगा 1 सेकंड में। फील आया कि नहीं आया? ये सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नीट में कैसे सवाल पूछे जाते हैं इसको समझने की कोशिश करिए। क्या आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा? क्या आई एम सॉरी अगर नहीं दिख रहा, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक मासलेस रॉड लिया, इक्विलिब्रियम सिस्टम, मास ऑफ m, यहाँ पे रखा 3 kg का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रखा 3 kg का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रखा m मास ऑब्जेक्ट और यहाँ पे रखा अपन ने 12 kg का ऑब्जेक्ट। एक तरफ तो 12 kg का ऑब्जेक्ट रख दिया, एक तरफ मैंने 3 kg का ऑब्जेक्ट रख दिया, और ये डिस्टेंस है बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है L/2, ये डिस्टेंस आपका L और ये डिस्टेंस आपका L यहां से। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए m का वैल्यू क्या होना चाहिए? कुछ मत करो, बहुत आसान है, देखो बहुत अच्छे से फील करना इसको। ये 3 kg है तो नीचे फोर्स लगाएगा 3g, ये m kg है तो नीचे फोर्स लगाएगा mg, और ये 12 kg है तो नीचे फोर्स लगाएगा 12g। ओ के अबाउट टॉर्क जीरो रखना है, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट दोनों तरफ बराबर कर दो। देख रहे हो नीट के सवाल का लेवल क्या है? बोलो फोर्स mg इंटू डिस्टेंस, इसका देखो क्या है L/2। फोर्स बोलो सर 3g, डिस्टेंस L यहां से यहां तक है, L/2 है तो 3L/2 इज इक्वल टू फोर्स बोलो 12g, डिस्टेंस बोलो L। हो गया, हो गया, हो गया, आंसर आ गया। आप क्या करेगा? कैसे सर? तो GL से GL कटी और इससे भी GL कटी, तो यहां पे बची m/2 प्लस 9/2 इज इक्वल टू 12। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 24 माइनस 9 मतलब 15 kg के आसपास आ जाएगा। 15 kg इज अ करेक्ट आंसर, 15 kg इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? अच्छे समझ आई ये बात? नेक्स्ट देखिए, A rod of weight W is suspended by the two parallel नेफ edges। ये भी नीट का पूछा हुआ सवाल है। एक रॉड है जिसका वेट W है, कभी रॉड मासलेस लेते हैं, कभी रॉड मासिव लेते हैं, ठीक है बेटा। अब as in equilibrium in a horizontal position the knives are at a distance D। मान लो कि A को मैंने यहाँ लगाया और B को मैंने यहाँ लगाया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D दे दिया, चलो ठीक है, बढ़िया है। D from each other, the center of mass of the rod is at distance X from A। सेंटर ऑफ मास बीच में होता है और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस A से X बताया, ठीक है, कोई बात नहीं, X फ्रॉम A। देन नॉर्मल रिएक्शन ऑन A इज, A के नेफ की वजह से इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर कितना लगेगा? बहुत सिंपल सवाल है। मान लो ये मार्कर है, मैं इसको दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लूँ, पकड़ सकते हो ना? देख ऐसे पकड़ लिया, देख ना, फील कर इसको, ऐसे पकड़ लिया, तो मैंने एक हाथ तो इस पे लगाया, एक हाथ तो मैंने यहाँ लगाया, यहाँ से भी पकड़ सकता हूँ। तो ये कह रहा है कि दो पैरेलल सपोर्ट लगाया, तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर वाले पे ऊपर नॉर्मल लगाएगा, ऊपर वाले पे क्या लगाएगा? ऊपर नॉर्मल लगाएगा, ठीक है सर, नॉर्मल लगाएगा। नॉर्मल तो ए भी लगाएगा और बी भी लगाएगा, लेकिन मेरे से सिर्फ ए का नॉर्मल पूछा है mg के टर्म्स में, वेट के टर्म्स में। मैं क्या करूंगा आसानी से सॉल्व करने के लिए? मजदूरी भी कर सकता हूं, इसका सॉल्यूशन किताब में देखोगे 3 4 5 लाइन में भी होगा और एक लाइन में भी होगा। एक लाइन वाला अगर तुम्हें चाहिए तो सुनो, ये बी पॉइंट से टॉर्क जीरो कर दो। सर आप बी पॉइंट से टॉर्क जीरो करना ही क्यों चाहते हो? क्योंकि वहां से लिखना आसान होगा। कैसे? देखो, यहां से मान लो डिस्टेंस x है, यहां से
और इसकी डिस्टेंस डी है, तो लिखोगे नॉर्मल एट ए इंटू डी, ये टॉर्क हो जाएगा। और ये टॉर्क हो जाएगा तुम्हारे अंदर की तरफ। तो बाहर वाला टॉर्क क्या होगा? बाहर वाला टॉर्क होगा mg इंटू, mg तुम्हारा वेट, mg इंटू डी माइनस एक्स। डी माइनस एक्स क्यों? तो यहां से लिख रहे हो टॉर्क, तो mg का डिस्टेंस ये लोगे, ये पूरा डी, तो ये डी माइनस एक्स। इसको वेट लिख सकते हो, तो na बराबर हो जाएगा वेट डी माइनस एक्स बटा डी, वेट डी माइनस एक्स बटा डी, वेट डी माइनस एक्स बटा डी, आंसर आ गया। ये तो ठीक है, मजेदार है, लेकिन सर जब तक एमआर स्टार नहीं लगाते तब तक मजा ही नहीं आता सर फिजिक्स में। अबे ज्यादा उनके चक्कर में मत पड़ो, बेसिक कंसेप्ट करना सीखो। एमआर स्टार एक सोच है, वो एक तरीका अलग नहीं है, कंसेप्ट है, बेसिक चीज है, जिससे थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती है। लेकिन आसान बनाने के चक्कर में वैसा मत समझो कि बेसिक कंसेप्ट को नहीं सीखेंगे सर, वही सीखेंगे, तो बहुत भारी गलती है। बेसिक कंसेप्ट करो, सीखो घर पे बढ़िया से। अगर उसमें कोई आसान तरीका आ जाता है तो पहले ये करो, तभी ये कर सकते हो, ये डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं है? ये डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें कुछ अगर आसानी से, इसमें क्या आसान करेगा? और एक बात बता, इसमें और क्या आसान कर सकता है बता? अगर तो कोई लॉजिक सोचेगा अभी तो 4 ऑप्शन वेरीफाई करेगा, तो क्यों जा रहा है? एक ही लाइन में आंसर आ गया ना। तो हमेशा ये चीज लगाओ, ये जरूरी नहीं है, मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस। जो एक ही लाइन में सॉल्व हो रहा है उसमें जबरदस्ती का और ज्यादा बुद्धि मत खराब करो, एक ही लाइन में सॉल्व हो रहा है ना, टॉप जीरो कर दिया बस। नेक्स्ट देखो, ये भी नीट का पूछा हुआ सवाल है। एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बनाया, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेटा, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में इस साइड के लॉन्ग फोर्स लगा है F1, ये फोर्स लगा है तुम्हारा F1, ये फोर्स लगा इधर F2, और ये फोर्स लगा F3। तो पूछा है कि अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो F3 का वैल्यू क्या होगा F1 F2 के टर्म्स में। बेटा ध्यान से एक चीज बस देखना कि अगर मैं यहां से डिस्टेंस देखूं O के अबाउट, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों सेम होगा, क्योंकि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सेंटर के अबाउट ये तीनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? सेम। और तुम कह रहे हो कि O के अबाउट टॉर्क जीरो है, तो तीन फोर्स का मिला के टॉर्क जीरो है। तो चलो एक एक करके लिखें। तो सबसे पहले F1 का टॉर्क लिखो, तो पोजीशन वेक्टर ये हाई है और इधर फोर्स लग रहा है F1, ये F1 है, मैं लिखा नहीं, सॉरी मैं लिख देता हूँ। ये तुम्हारा F1, ये है तुम्हारा F2, ये है तुम्हारा F3। तो इधर जो टॉर्क लग रहा वो बाहर की तरफ है, तो लिखोगे कि सर ये टॉर्क बाहर की तरफ है, तो F1 इंटू डी प्लस F2, देखो तो ऐसे रखा, आर ये रहा, यहाँ से ओरिजिन से देखेंगे इधर गया तो बाहर की तरफ आया, तो ये F2 भी बाहर की तरफ, F2 बराबर डी, दोनों बाहर की तरफ है तो डॉट लगा सकते हो, प्लस F3 नीचे लग रहा, तो ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो से, और F3 अंदर लगा तो टॉर्क अंदर है, तो ये होगा आपका F3 इंटू डी क्रॉस बराबर जीरो। तो डी से डी कटेगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव मानो तो क्रॉस निगेटिव हो जाएगा, तो F3 बराबर आएगा F1 प्लस F2। तो ये बच्चा सब फील ही नहीं कर पाता कि सर कैसे F1 बराबर F1 प्लस F2 कैसे आएगा? भाई टॉर्क तुम्हारे सामने जीरो किया ना, नेट टॉर्क तुम्हारे सामने जीरो किया है। मजा आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखिए, तो अभी तक जितने भी मैंने आपको सवाल कराए हैं, अभी तक ये जितने भी सवाल कराए, ज्यादा सवाल नहीं बचा बेटा, 4-5 सवाल बचा है, वो सारे के सारे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के। अब मैं रोटेशनल डायनामिक्स के कुछ आपको सवाल कराऊंगा। रोटेशनल डायनामिक्स जो सर्कुलर मोशन पढ़ा था उसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट घूमता था, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है एक रिजिड बॉडी है, लेकिन वो प्योर रोटेशनल डायनामिक्स में रिजिड बॉडी का जो एंगल ट्रेवल करेगा, मान लो ये रॉड है, किसी t इज इक्वल टू 0 पे रॉड यहाँ है, धीरे धीरे रॉड घूम के यहाँ आ गया, तो प्योर रोटेशन मोशन में यहाँ पे हिंज करके घूम रहा है, तो ये पूरा का पूरा रॉड थीटा एंगल घूमा। अगर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो थीटा बराबर आप ओमेगा टी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। सिंपल सर्कुलर डायनामिक्स और रोटेशनल का सर्कुलर डायनामिक्स मतलब सॉरी काइनेमेटिक्स सेम ही होता है। सर्कुलर काइनेमेटिक्स का मतलब जब कोई चीज घूम रहा तो टी टाइम में कितना एंगल ट्रेवल करेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, अल्फा बराबर ओमेगा बाई टी होगा, थीटा बराबर होगा ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। मतलब ये चीजें जो सर्कुलर में पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, यहाँ पे डायनामिक काइनेमेटिक्स ऑफ डायनामिक्स सॉरी काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में जब रिजिड बॉडी घूमता है उसका काइनेमेटिक्स भी सेम ही तरीके से होता है, कोई डिफरेंस नहीं। F बराबर ma होता है, वहां पे क्या पढ़ते हो आप, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, लीनियर फोर्स लीनियर मास लीनियर एक्सीलरेशन। यहाँ पे होता है टॉर्क बराबर आई अल्फा।
तो मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें आई सिखाया, बहुत अच्छे से टॉर्क सिखाया, अल्फा तो मैं पहले ही सिखा हूँ तुम्हें, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ठीक है ना। तो एकदम छोटे छोटे सवाल फॉर्मूला बेस्ड है। देखो हॉलो स्फीयर ऑफ मास 1 kg, देखना एक हॉलो स्फीयर है जिसका मास 1 kg का है एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अबाउट वो फ्री टू रोटेट है। मतलब ऐसे समझो, ये मान लो डायमीटर है, मतलब ये सॉलिड स्फीयर है, इसमें यहाँ पे इस डायमीटर के अबाउट ऐसे फ्री टू रोटेट है, ये ऐसे घूम रहा है। फोर्स ऑफ 30 न्यूटन अप्लाइज द टेंजेंशियली, मान लो ये है, इस पे टेंजेंशियली ऐसे लगा है फोर्स, सेंटर ऑफ इससे इसके डायमीटर यहां से पास करा और टेंजेंट सरफेस पे टेंजेंट फोर्स लगाऊंगा तो टॉर्क हो जाएगा एफ आर। ऐसे देखो ये है, इस डायमीटर के अबाउट ये घूम सकता है और मैं फोर्स ऐसे इधर सरफेस पे लगाऊंगा तो फोर्स एफ, और डिस्टेंस यहां से देखोगे ये हो जाएगा तुम्हारा आर। टॉर्क क्या होगा एफ इंटू आर, तो टॉर्क होगा तुम्हारा एफ इंटू आर अप्लाई टेंजेंशियली, तो इतना फोर्स लगा तो टॉर्क ये हो जाएगा, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। तो सबसे पहली बात तुम्हें लिखना है टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क बराबर आई अल्फा, बस टॉर्क बराबर आई अल्फा। टॉर्क बोलो क्या होगा सर, टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू आर। आई क्या होता है, तो ये है क्या, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, गलत लिख दिया आई अल्फा। समझ आया ये बात। अब ध्यान से देखो, तुम्हारा ये आर स्क्वायर से आर कटेगा तो ये आर बचेगा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 3f/2mr, बस 3f/2mr, 2/3 होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे f की वैल्यू रख दो, 3 इंटू एफ है तुम्हारा 30/2 इंटू मास है 1 इंटू रेडियस है 1/10, तो 1/10 मतलब 5, 90 मल्टीप्लाई 5 9 से 45, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 450। ये आ गया, एकदम सिंपल सवाल है बेटा, इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं है और एकदम छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे देखो, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आर अप्लाइड टेंजेंशियली टू द यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m। इससे अच्छा डिस्क तो मैं ही बना लेता हूँ, देख इधर, देख इधर डिस्क, देख ये डिस्क है, ये डिस्क समझना अच्छे से समझना, एकदम बढ़िया से फील करा के पढ़ा देता हूँ। देख ये डिस्क है एंड डिस्क अपने सेंटर के अबाउट हिंज्ड है। डिस्क कहाँ से हिंज्ड है बोलो, अपने सेंटर के अबाउट, यहाँ से डिस्क हिंज है, यहाँ से ओ से ये हिंज्ड है, ओ के अबाउट ये घूम सकता है। बढ़िया डिस्क दिखाया था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाते समय, ओ के अबाउट ये घूम सकता है। और मैंने इस पे एक ऊपर फोर्स लगाया एफ और एक यहाँ पे नीचे फोर्स लगाया एफ, तो इसमें कितना एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होगा, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा, नथिंग बट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर हो जाएगा टॉर्क बटा, सेम ए जैसा है, ए बराबर एफ बाई एम, यहाँ पे ए बराबर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, तो टॉर्क लिखोगे तो इसका टॉर्क होगा ये रेडियस आर इंटू एफ, और इसका भी टॉर्क होगा आर इंटू एफ। और देखो ये कपल बन रहा है, तुम ध्यान से, बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें फील कराते कराते टॉर्क लिखना सिखाया है। तो इसका टॉर्क एफ आर, इसका टॉर्क एफ आर, तो 2f r ऐड होगा, नेट टॉर्क हो जाएगा तुम्हारा 2f r बटा डिस्क है, ये लिखा हुआ ना यूनिफॉर्म डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास 2mr²/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा mr²/2, 2 और ऊपर चला जाएगा, r से r कटेगा तो 4f/r/mr, r से r कटेगा तो नीचे r बचेगा नहीं, 4f/mr, r से r कट गया तो 4 2 दूना 4, 4f/mr, 4f/mr आंसर होगा, 4f/mr ये आंसर। तो अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ आ गया अच्छे से और टॉर्क लिखना आ गया तो ये तो फुद्दू सवाल, एकदम बेकार सवाल है, गर्दा गर्दा उड़ा दोगे इस सवाल का तुम। अरे क्या उड़ा दोगे, चल गर्दा गर्दा उड़ा देंगे सवाल का, तो उड़ा दे, ले जा उड़ा दे, कहाँ कुछ खास बात है। तुम्हें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता, तुम्हें टॉर्क लिखना आता, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा आता, हो गया आंसर। आगे देखो, अ फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर। देखो अब एक फ्लाई व्हील है, मतलब वो फ्लाई व्हील भी डिस्क जैसा होता है, लेकिन कैसा भी हो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट दे दिया। रोटेटेड एट ए स्पीड 30 रेडियन पर सेकेंड, 30 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है। A tangential force at the rim stop the wheel is 15 सेकेंड। अब उसको t is equal to 15 सेकेंड में रोक दिया, तो एवरेज टॉर्क कितना लग रहा होगा क्या सवाल है, रोक दिया मतलब 15 सेकेंड के बाद फाइनल एंगुलर स्पीड हो गया 0। अगर फाइनल एंगुलर स्पीड 0 हो गया तो तुम बहुत आसानी से बता सकते हो कि अल्फा कितना हुआ होगा। कैसे, तुम्हें इनिशियल ओमेगा और फाइनल ओमेगा पता है, तो अल्फा निकाल लो, जो होगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड डेल्टा टी। अगर
तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो ये तो होता है फर्स्ट इक्वेशन मोशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय डेल्टा टी एक्सेलरेशन होता है। तो ये हो गया अल्फा बराबर माइनस आएगा, मतलब रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है 30/15 मतलब 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हारा एंगुलर रिटार्डेशन हो गया। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क पूछा आई दिया है तुम्हारा 2, अल्फा तुमने निकाल लिया 2 मतलब 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेशन एक बार देख लेना। क्यों पूछ रहा है ऐसे सवाल है यार, क्यों पूछ रहा है ऐसे सवाल। नेक्स्ट देख, सब अच्छे से समझना। एंगुलर इंपल्स ऑफ 20 न्यूटन मीटर पर सेकंड, एंगुलर इंपल्स, लीनियर इंपल्स समझते हो ना, चेंज इन मोमेंटम, ये होता है लीनियर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स हो गया तुम्हारा डेल्टा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 20 न्यूटन मीटर सेकंड। इसको लिख सकते हो तुम, मैं बताता हूं, हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस देन चेंज इन इट्स एंगुलर स्पीड। सुनो अच्छे से, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर मतलब रिंग जैसा, इस एक्सिस के पास कोई एक्सिस ना दिया हो तो यही एक्सिस मानते हैं अपन, ये तुम्हारा हॉलो सिलेंडर मतलब रिंग, एक ही बात है। अब सुनना, मैं तुम्हें फॉर्मूला सीट भी अगली लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, सुनना। जैसे लीनियर पैरामीटर होता है ना, वैसे ही एंगुलर पैरामीटर होते हैं और सेम रिलेशन होता है, बस नाम अलग हो जाता है। जैसे तुम ये जानते हो डेल्टा पी अगर कहीं लिखा हो तो तुम यही कहते हो ना चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम को एम वी फाइनल वी इनिशियल, तो मोमेंटम बाहर नहीं देते हो तो इसको कहते हो ना वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, कि एज इट इज ये सारी चीजें पढ़े आप। अब ये डेल्टा हो जाएगा तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है एम वी, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँ इसका मतलब ये पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें 1.5-2 घंटे में पूरा एंगुलर मोमेंटम का फील कराऊंगा। अभी बस जस्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, आई बाहर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। नीट में एकदम ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, बस तुम्हें रिलेशन बिठाना होता है लीनियर से। ये टोटल एंगुलर इंपल्स मतलब टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा 220 इज इक्वल टू आई कितना होगा, सिलेंडर तो क्या होगा हमारे स्क्वायर, और ये होगा तुम्हारा डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ से तुम डेल्टा ओमेगा लिख सकते हो 20 बटा मास 2 तो लिख सकता है। अब रेडियस तुम्हारा एम आर स्क्वायर तो 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज करोगे तो 20/100 मतलब 1/5 का होल स्क्वायर, 1/5 का होल स्क्वायर ऐसा आएगा। तो ये तुम्हारा 10 और 25 तो 250 रेडियन पर सेकंड चेंज। कोई खास बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंटली सॉल्व करोगे आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देखो, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एंड लेंथ एल सस्पेंडेड बाय द टू स्ट्रिंग एट इट्स एंड एज शोन इन द फिगर, ऐसा हमने कर लिया, ठीक है ना। अब डायनामिक्स का सवाल करें थोड़ा सा, व्हेन वन ऑफ द स्ट्रिंग इज कट देन रॉड स्टार्ट्स फॉलिंग विद एन इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन से कितने से चलेगा ये पूछा है। मान लो यहाँ पे हिंज है, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं वो, और इस रस्सी को अचानक से काटता हूँ, जैसे रस्सी को काटूंगा टेंशन हो जाएगा 0, रस्सी को काटते ही टेंशन क्या हो जाएगा 0। अब हमारे टेंशन हो गया 0, और ध्यान से देखिएगा तो सेंटर ऑफ मास पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, रॉड का टोटल लेंथ है l, तो यहां से यहां का लेंथ हो जाएगा l1, ठीक है। जब तुमने रस्सी कट कर दिया तो किस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, ओ के अबाउट। तो जो हिंज पॉइंट होता है ना, जिसके अबाउट घूम रहा होता है उसी के अबाउट हमें टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखना है। तो आई भी किसके अबाउट लेंगे, जिसके अबाउट घूमेगा। तुम देखो ना यहां से मैंने हिंज क्या हुआ, दोनों तरफ पकड़ा हुआ, एक को मैं छोड़ दूं, इसी हिंज पॉइंट के दूसरे के अबाउट ही तो घूमा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट थोड़ी ना घूम रहा है, इसको ऐसे से थोड़ी ना घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, यहाँ के अबाउट घूम रहा है। तो जिसके अबाउट घूमा है उसके अबाउट टॉर्क लिखो। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, तो ये रहा तुम्हारा कॉन्टैक्ट पॉइंट mg, तो टॉर्क लिखना पहले ही सिखाया है। यहाँ पे मान लो कोई टेंशन T1 है, लेकिन ये T1 O से पास कर रहा है तो इसका टॉर्क 0, यहाँ पे तो रस्सी काट दिया तो टेंशन 0, तो ये टॉर्क हो जाएगा सिंपल mg इंटू l/2 इज इक्वल टू आई तुम्हारा हो जाएगा रॉड है तो ml स्क्वायर बाई 3 एंड के अबाउट देखो याद करो इंटू अल्फा। यहाँ से अब आप ध्यान से देखिए, m से m कटेगा, l स्क्वायर से l कटेगा तो l बचेगा, ये 3 ऊपर आ गया, 3g/4l इज एंगुलर एक्सीलरेशन। t इज इक्वल टू 0 पे इतने एंगुलर एक्सीलरेशन चलेगा। ये किसका एंगुलर एक्सीलरेशन है, क्या सेंटर ऑफ मास का है, हाँ। क्या अगर पॉइंट में यहाँ पे एक a मान ले तो क्या a का भी है, हाँ, क्योंकि कोई भी रॉड घूमता है तो सेम टाइम में सारे पॉइंट सेम ही एंगल ट्रेवल करते हैं। फिर से फील कराता हूँ मैं, ये डायग्राम मैं 20 बार बनाता हूँ। मान लो यहाँ से मैंने छोड़ा इसको, तो थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में बहुत इन्फाइनाइट स्मॉल टाइम में ये एंगल थीटा चला, ये भी थीटा चलेगा, ये भी थीटा चलेगा। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन की बात की जाए तो प्योर रोटेशनल मोशन में एंगुलर टर्म सबका सेम होगा। प्योर रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो एंगुलर टर्म सबका सेम होगा, सबका एंगुलर टर्म सेम। अगर मैं लीनियर टर्म पूछूं तो इसका
एंगुलर स्पीड, इसका एंगुलर स्पीड, इसका एंगुलर स्पीड तो सेम है। अब कह सकते हो ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 3, 1 2 3, लेकिन v1 इज नॉट इक्वल टू v2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू v3। मतलब सबका एक्सीलरेशन भी अलग अलग आएगा। अगर यहाँ पे मैं तुमसे पूछ देता कि एट t इज इक्वल टू 0, मतलब जैसे छोड़ा उसी इंस्टेंट पे, फाइंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ, फाइंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ए, सेंटर ऑफ मास और ए का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताओ। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए का लिखोगे आर अल्फा, आर तो कितना हो, तो आर एल बाई टू रेडियस, इस पॉइंट के एल बाई टू रेडियस में घूम रहे हैं, तो एल बाई टू इंटू अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3g बाई, कुछ गड़बड़ तो एम एल एस नहीं है, ठीक है ठीक है, हाँ गड़बड़ है ना, यहाँ पे 2 था गलती से। इस तरह के मिस्टेक्स में घबराया मत करो, मैं देखता हूँ कई बच्चे इस तरह के मिस्टेक्स में घबरा जाते हैं। अरे बोला तो मैंने 2 ही हुआ, नहीं बोला चलो समझाते समय तो 2 लिखा था ना, इसको कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। मेरा ध्यान पूरा आपको समझाने में, गलत चीज नहीं समझाऊंगा कभी मैं आपको, बोलता भी मैं 2 ही हूँ, लेकिन कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। इस तरह की चीजों को कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। तो इसमें वेरीफाई करने वाली कोई बात नहीं है, तो दिख रहा है तुम्हें 2 है तो 2 ही होगा ना यार, अपने आप यहाँ से 2 4 थोड़ी हो जाएगा समय के साथ। चल इधर देख, मैंने देख लिया यहाँ पे, पहचान गया कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए 2, मुझे समझ आ गया 3g बाई 2। तो अब यहाँ से एल से एल कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3g बाई 4, सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन आ जाएगी 3g बाई 4। और अगर ए पॉइंट है तो ए पॉइंट कितने रेडियस में घूमना है, एल रेडियस में, तो सॉरी ये सेंटर ऑफ मास का है, ये एक्सीलरेशन किसका निकाला है, सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, अगर ए पॉइंट का निकालो, मगर अगर ए पॉइंट निकालो, ए पॉइंट का तुम्हारा एल होगा, इसका एक्सीलरेशन होगा 3g बाई 2। अभी ये से ये कटेगा, ये होगा आपका जी से जी कटेगा 3g बाई 2, कितना होगा 3g बाई 2, कैंसिल यार। हाँ 3g बाई 2 समझ आया अच्छे से एकदम, कोई खास बात नहीं है, बहुत सारी चीज आपको दिख रही है, लेकिन ये 2 चीज एक्स्ट्रा बताई इसलिए दिख रही है, ये एक 3 चीज एक्स्ट्रा बताई इसलिए दिख रही है। आंसर तो तुम्हारा यही था 3g बाई 12, कोई खास बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है बेटा। तो आज मैंने ज्यादा आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, टॉक लिखना सिखाया है, टॉक आई अल्फा पे 2-3 सवाल कराए, जिससे आपको थोड़ा सा डायनेमिक्स का फील आ जाए, काइनेमेटिक्स प्लस डायनेमिक्स का फील आ जाए। टॉक आई अल्फा पे सवाल कराया, फिर मैंने आपको रस्सी काट दिया तो कितने एंगुलर एक्सीलरेशन चलेगा वो है, और वो इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन है, क्योंकि आपको मैंने ये भी फील कराया कि इनिशियली टॉर्क mg 12/2 लग रहा हो, धीरे धीरे जब यहाँ जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि mg तो नीचे लग रहा है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा, यहाँ आएगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और सर्कुलर डायनेमिक्स हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी थोड़ा सा समझने वाला होगा, उसको आराम से समझिए, ये कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन इसको समझिए, इसको जितने अच्छे से समझिएगा उतने अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में जो नीट में सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा रोलिंग मोशन और इंक्लाइन प्लेन के सवाल होते हैं, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, सारी चीजों का जितने भी आज तक सवाल है सबका आंसर सीधा याद होगा तुम्हारे मुंह पे एकदम, चिंता मत करो। अगले लेक्चर में थोड़ा सा और समझो, फिर सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से देखो, मैं क्लास में कहता हूं और बच्चों का ये फीडबैक भी मैं आपको पहले से बता दूं, सबसे ज्यादा बच्चा डरता है रोटेशनल मोशन से, कहता है सर सब कुछ पढ़ा दो लेकिन ये मत पढ़ाओ। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं और तुम्हें ये कहना पड़ेगा, कहोगे नहीं, कहना पड़ेगा, अपने आप तुम बोल जाओगे कि सर सबसे अच्छा तो मुझे रोटेशनल मोशन ही समझ आया, अभी तक में सबसे अच्छा मुझे रोटेशनल मोशन ही समझ आया। थोड़ा सा इंतजार करिए, एमआर स्टार बहुत ही जल्दी आपके पास आ रहा है, रोटेशनल मोशन का भी एकदम तगड़ा वाला, ठीक है बेटा, धन्यवाद। रामलाल को एचपी गैस एजेंसी की नौकरी से निकाल दिया।